हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर 2022 के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथ में 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हम मॉडल सेट टारगेट से बता रहे हैं। आपके पास जो मॉडल सेट है उससे बनाइएगा, क्योंकि देखिए सभी का क्वेश्चन जो होता है भले ही अलग अलग हो, बनाने का नियम एक ही तरह का होता है कि आप जिस माने जैसे आप लोग बनाते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो नियम आप लोग सीखिए, क्वेश्चन को याद मत कर रखिए। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन याद नहीं रखा जाता है, इसलिए आज की इस वीडियो में आप लोग के नियम सिखाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा उसको हम कैसे बनाएंगे और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी बताएंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा 2022 के एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मसा और लसा ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। 6, 8 है और 22 है, इसका मसा और लसा दोनों ज्ञात करना। मसा का मतलब एचसीएफ और लसा का मतलब एलसीएम। देखिए सबसे पहले हम 6 को फैक्टर करेंगे। ठीक है, 6 का ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 से 3 बार में जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 3। ठीक, फिर इसके बाद हम करेंगे गुणनखंड करेंगे 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में, यानी कि 8 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 22 का करेंगे। ठीक है, 22 का गुणनखंड करेंगे 2 से 11 बार में, तो यानी 22 का हम किए गुणनखंड तो 2 गुणा 11। ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है, कि तीनों में जो मिल जाता है वो एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, चाहे आप लोग जानते होंगे कि मिनिमम पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में सबसे कम पावर वाला किसका है, तो वही एचसीएफ कहलाता है। चाहे हम आपको ऐसे बता देते हैं कि जो तीनों में कॉमन हो मिल जाए वो एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ कितना है, तीनों में कितना मिला है, 2 मिला है ना, तो एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम किसको कहते हैं, तो एलसीएम यानी एचसीएफ का मतलब हो गया मसा और एलसीएम का मतलब हो गया लसा। तो एलसीएम या लसा कौन होता है, जो तीनों में मिला उसके लिए एगो 2 लिखेंगे। जो तीनों में 2 मिला उसके लिए एगो 2 लिखेंगे। और देखिए तो तीनों में नहीं ना मिल रहा है, कहीं न 2 गो में मिल रहा है, तो अब नहीं मिल रहा तो सबको ऐसे ही उतार देंगे। यानी कि तीनों में मिला तो एगो 2 और फिर गुणा 3 गुणा फिर 2 गुणा 2 और गुणा 11, सबको गुणा करके लिख दीजिए। 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, दूना 24, 24 में 11 से गुणा करेंगे तो 24 से कम 24, 24 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4, 4 दू 6 दू 264 हो जाएगा। तो एचसीएफ यानी मसा आ गया 2 और एलसीएम आ गया कितना, 264। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से समझिएगा भैया, 4x स्क्वायर है और माइनस 3 है, इसका बोला है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर 0 दे देते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस में 3 है ना जी, तो इस साइड हम भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर प्लस में 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 3, अब गुणा में 4 है ना, तो इधर आके काम में हो जाएगा भागा में 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, माइनस में 3 था प्लस में हो गया, गुणा में 4 था भागा में हो गया। अब x बराबर अगर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट में क्या में हो जाता है, रूट में। तो रूट में कितना हो जाएगा, 3/4, जब स्क्वायर हटता है तो किसमें, रूट में हो जाता है। तो भैया देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 का तो वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, तो 3 तो रूट में ही होगा और 4 का होता है 2, 4 का कितना होता है 2। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह छुपा होता है। रूट के बाहर प्लस का भी चिन्ह होता है और माइनस का भी चिन्ह होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं इस फॉर्मूला को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बटे 2 है। तो यहाँ प्लस भी लिखाता है और माइनस भी लिखाता है, तो रूट के आगे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, तो इसलिए मेरा एक शून्यक हो जाएगा प्लस में रूट 3/2। ऐसे प्लस लिखाता नहीं है, दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं। एक शून्यक हो जाएगा माइनस में रूट 3/2, आंसर हो गया। समझ में आ गया। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं,
अगला क्वेश्चन में है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। ध्यान से समझिएगा जी, समीकरण का हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा दिया है x प्लस 2y बराबर 3। ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। देखिए भैया, प्रतिस्थापन विधि का रूल पहले समझ लीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि का नियम कहता है कि आप या तो फर्स्ट से लेके चलिए या तो सेकंड से लेके चलिए, आपको जो आसान लगे उससे आप लेके चलिए। बाकी प्रतिस्थापन विधि का रूल है कि अगर भैया फर्स्ट से आप ले रहे हैं तो सेकंड में आपको रखना पड़ेगा, और सेकंड से ले रहे हैं तो फर्स्ट में रखना पड़ेगा, यही रूल है। तो देखिए, हमको आसान जहां तक लग रहा है सेकंड वाला लग रहा है। सेकंड वाला क्या है, आसान है, क्योंकि यहाँ हमको इसको हम इधर भेज देंगे तो इसमें रखने में आसानी होगा, बटा का कोई झंझट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका मन, आप फर्स्ट से भी ले सकते हैं, सेकंड से भी ले सकते हैं। हम चलिए सेकंड से ही लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड है कि x प्लस 2y बराबर में 3 है। x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब देखिए जी, x इक्वल टू 3 प्लस में 2y है ना, इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2y, ठीक। प्लस में था, का में हो गया, माइनस में हो गया। अब देखिए, सेकंड से लिए हैं, किस में प्रतिस्थापित करेंगे, फर्स्ट में प्रतिस्थापित करेंगे। किस में करेंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, आप रखने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। x का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। क्यों फर्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड से लिए। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि अगर सेकंड से लेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे, और फर्स्ट से लेंगे तो सेकंड में रखेंगे। तब x का मान फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट वाला है क्या, 7x माइनस 15y 15y बराबर 2। अब देखिए भैया, ध्यान से समझिएगा, 7 के साथ लिख दे। यहाँ क्या है, x है ना, ये क्या है, x है। x के मान कितना है, 3 माइनस 2y। तो ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये x का मान था। किसका मान था जी, x का मान था। तो x की जगह पर बैठा दिए 3 माइनस 2y, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, 15 है तो 15 लिख दिए, y है तो y लिखेंगे, बराबर है बराबर 2 है तो 2। समझ में आ गया। अब देखिएगा, 7 का गुणा दोनों में करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये 7 है, ये भगवान जी का प्रसादी बट रहा है, घर में 2 जनी लोग हैं, तो दोनों जनी के प्रसादिया दीजिएगा ना जी। तो यानी 7, यानी दोनों जनी के दीजिएगा तो पहले 7 में 3 से गुणा करिए, और फिर 7 में 2 से करिए। तो 7 तिया 21 और 7 दूनी के 14, दोनों के प्रसादी मिल गए, ठीक है, दोनों के मिल गया। और माइनस में 15y बराबर में 2। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब 21 इसके आगे का के चिन्ह है, प्लस के, ठीक है, का के चिन्ह है, प्लस, प्लस में है, बराबर के इस साइड भेजते हैं। अब मान लेते हैं कि 21 वाला है, ध्यान दीजिए 21 वाला है, तो 21 यहाँ इसका चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर उसका मामा के घर है, तो ये घरवा फटल पुराना ये कपड़ा पहन के है, प्लस वाला कपड़ा पहना है, ठीक है। क्योंकि घरे रहते हैं आप लोग, तो जैसन मन तैसन कपड़ा पहन लेते हैं। अभी मामा के घर जा रहा है, बराबर के इस साइड जा रहा है, तब मामा के घर जाएगा तो कपड़ा चेंज कर लेगा ना, नया कपड़ा पहनेगा। तो इसका चिन्ह प्लस में है तो का में हो जाएगा, माइनस में होगा। तो यानी कि इधर ये दोनों के जोड़ देंगे, क्योंकि एक समान जाति का है, तो 14 15 माइनस 29y हो जाएगा। ये मामा घर पहले दो, मामा के घर में दो लोग थे, अब 21 लोग और जा रहे हैं, प्लस में थे तो माइनस में, सब कुछ कपड़ा चेंज करके। तो माइनस में 29y बराबर 21 में से 2 घटेगा तो माइनस 19, क्या बचेगा, माइनस 19। माइनस माइनस कटा देते हैं तो y बराबर 19/29 हो जाएगा। 19 बटे कितना होगा, 29, ठीक है। गुणा में था तो इधर ले आती है तो भागा में। इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, y का मान आ गया 19/29 आ गया। तो अब हम y का मान या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकंड या तो थर्ड में। आप इसको थर्ड बनाकर इसमें भी रख सकते हैं। तो चलिए, हमको जो आसान पड़ेगा हम उसी में रखते हैं। हमको लगता है कि बढ़िया है, आसान है, तो लिखेंगे इसका मान, y का मान, y का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण 3, यहाँ से 3 लिख देते हैं, 3 में देख लीजिएगा 3 लिखे हैं, 3 में रखने पर। तो भैया देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y है। तो x बराबर 3 माइनस 2 y है ना, y का मान कितना है 19/29 आ गया है, तो गुणा 19/29, गुणा का चिन्ह है। तो x बराबर 3, 19 दूनी के 38 और बटा में 29। इसके देखिए डेढ़ टांग पर खड़ा है, ये एक टांग इसका है, ये आधा टांग है, इसको दो टांग पर पहले बना लीजिए और दो टांग पर बनाने के बाद इसका लघुत्तम कर दीजिए। 29 है, एक का लघुत्तम 29। अब एक से भाग करेंगे 29 बार में, 29 बार में जाएगा, 29 में 3 से गुणा कर देंगे, 29 तिया 87 और माइनस 38, 49/29। ठीक है, 49/29। समझ में आ गया, यही आपका आंसर हो गया। एक आंसर एक आ गया, x का मान 49/29 और y बराबर आ गया कितना 19/29। ठीक, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² दिया है कि 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। भैया विविक्तर कहेगा, चाहे विवेचक कहेगा, ठीक है, चाहे मूलों की प्रकृति कहेगा। अगर 3 गो चीज कह दिया, कौन कौन, विवेचक, विविक्तर या मूलों की प्रकृति, हम डी का मान निकालेंगे। तो भैया डी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे जिसका गुणा होता है वो ए का मान होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान, एक्स का गुणांक बी का मान, यानी बी का मान -7 और सी अचर पद को कहते हैं, तो सी का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, विविक्तर यानी डी निकालते कैसे हैं, डी को विविक्तर, विवेचक या मूलों की प्रकृति निकालने के लिए यूज करते हैं। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो डी बराबर ये फार्मूला है, ये कहाँ से लिख दिए, फार्मूला है, डी बराबर b² माइनस 4ac। बी है ना भैया, बी कितना है -7 है, -7 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4, ए है ना, ए का मान 2, सी है ना, सी का मान 6। डी बराबर देखिए समझिए 7 का गुणा 2 बार करेंगे, तो 7 दूनी 14 नहीं, 7 सते 49, 2 बार करेंगे ऐसे होता है, -7 गुणे -7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस चिन्ह दिखा भी सकते हैं नहीं, 7 सते 49, बीच में माइनस, 4 दूनी 8, 8 छक 48। ठीक है, डी बराबर 49 में से 48 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यहाँ गलती से मिस्टेक से उसको घन लिखा गया है, यहाँ लिखा हुआ है धन पूर्णांक का योग निकाले। तो देखिए धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव में भी भैया पूछता है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान इसको लिख ही लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी गिनती जोड़ने के फॉर्मूला है। ठीक है, योग का फॉर्मूला प्राकृतिक, अब कैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट डॉट जोड़ n तक रहेगा, n तक रहेगा माने, तो उसके लिए फॉर्मूला बैठाएंगे। तो अभी हमको कितना तक ज्ञात करना है, 1000 तक ज्ञात करना है। तो 1000 तक ज्ञात करना है, यानी n का काम कौन करेगा, 1000 करेगा, क्योंकि 1 से लेके 1000 तक लिखेंगे तो 1000 ना आएगा इसके बीच में, तो n का काम कितना करेगा, 1000 करेगा। तो n इंटू n प्लस 1 है ना, तो यानी n का मान 1000, 1000 जब बैठाइए और इंटू कोष्ट है ना, कोष्ट दे दीजिए, फिर n है ना, n कितना बताए 1000 और जोड़, जोड़ है तो जोड़, 1 है ना तो 1 और बटा में 2 है तो 2, 2 के पहाड़ा में कटेगा, 1000 को 2 से कटाएंगे तो 500 दूनी 1000, देखिएगा 500 और 1000 1 रुपया, 1000 1 रुपया चंदा। अब देखिए इसका गुणा करिए, पहले 2 को जीरो बाहरी है तब 2 को जीरो दे दीजिए, अब 5 से गुणा करने के लिए बच गया, 5 एकम 5, फिर 2 को जीरो में 5 का गुणा करेंगे तो 2 को जीरो, 5 एकम 5 हो गया आंसर 500 500। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। आपको हर टाइप के क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ये यानी
जितना चैप्टर किताब का चैप्टर है सभी का क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। इसलिए अभी अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप लोग के अच्छे से तैयारी हो जाएगा जितना समय है। तो समांतर श्रेणी 1 4 4 7 10 है ना जी, तो यहाँ से लिखेंगे 1 4 7 10 डॉट डॉट 18वें पद का मान, ध्यान से भैया समझिए, ए का मान 1 होगा। समांतर श्रेणी में प्रथम पद एक ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से। सार्व अंतर, उसके बाद सार्व अंतर कैसे निकालता है, जब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, क्रमागत दूसरे पद में से, कहने का मतलब आप 4 में से 1 भी घटा सकते हैं, 7 में से 4 भी घटा सकते हैं, 10 में से 7 भी घटा सकते हैं। तो हम किसी एक को घटा देते हैं कि दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, वही सार्व अंतर होता है। तो 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ध्यान दीजिएगा आप, हमको 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तब भैया 18वें पद का मान ज्ञात करना है, एपी का जैवा पद भी पूछे ना तो आप ए लिख दीजिए। ए लिखने के बाद जैवा पद पूछा है 18वां ना, एक कम करिए तो 17 और डी इसमें लगा दीजिए। अब बताइए कि 20वां पद पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, तो ए लिखेंगे, ए 20 में से एक कम करिए तो 19 और डी लिख दीजिए। 100वां पद पूछेगा तो क्या लिखेंगे, ए लिखिए, 100 में से एक कम करिए 99 डी। 50वां पद पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, आप 50 में से एक कम करिए 49 डी। समझ में आ गया। अब आप लोग की क्वेश्चन ऐसे अगर पूछेगा, अब 18वें पद ना पूछ के और दूसरा पद पूछ देगा तो नहीं बनेगा जी। तो इस तरह से आप लोग मेथड सीखिए बनाने का नियम, ठीक है। इन इन नहीं कि क्वेश्चन को हम रट लिए, मैथ रटने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। रटने वाला सब्जेक्ट ऐसे तो कोई सब्जेक्ट रटने वाला कोई भी नहीं करता है, अगर कोई टीचर अच्छे से पढ़ाए तो, ठीक है। आप लोग के तो मैथ तो रिवीजन का चीज है, ठीक है, रिवीजन में ही डिवीजन है। अगर रिवीजन बढ़िया से कीजिएगा तो आपका बढ़िया डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन आपके रिवीजन पर ही निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ से, तो 18वें पद के लिए ए लिखेंगे 17 डी। ए का मान क्या है, 1 है, आप प्लस 17 और डी है ना जी, डी है तो डी का मान 3 बैठा दीजिए। 1 और 17 17 17 34 17 तिया 51 और 51 एक जोड़ देंगे तो 51 एक 52 हो गया 18वें पद। भारी था, ये सब भारी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। भारी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है, बस मेहनत उस हिसाब से होना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन अगला, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदुए E और F स्थित है। देखिए त्रिभुज पहले PQR बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन जब से नहीं पढ़िएगा तब से कभी नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए समझिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझ समझ के बनाइए। त्रिभुज PQR कहा था, चलिए त्रिभुज बना दिए, नाम भी दे दिए PQR, ठीक। अब कह रहा था कि भुजाएं PQ, तो PQE है, PR E वाला भुजा है, इस पर इस क्रमशः बिंदु E और F पर स्थित है, तो एक पर दो बिंदु दे देते हैं, आई दोनों बिंदुआ के नाम दे देते हैं, एगो के E है और एगो के F है। अब आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि PE बराबर 6 सेंटीमीटर, PE बराबर P यहाँ है, यहाँ है, PE कितना है 6 सेंटीमीटर। आगे है क्यू यहाँ है, यहाँ है, क्यू ई 6.6 सेंटीमीटर। अब है पीएफ 9 सेंटीमीटर, पी यहाँ है, एफ यहाँ है 9 सेंटीमीटर। अब एफ आर, आज चाहे आर एफ 9.9 सेंटीमीटर, यहाँ एफ आर चाहे आर एफ यहाँ है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो सिद्ध कीजिए कि जो EF है, EF QR के समांतर है कि नहीं, जो EF है वो QR के समांतर है कि नहीं। तो भैया थेल्स परमे पढ़े हैं, थेल्स परमे में क्या होता था, थेल्स जो बुढ़ऊ थे वो ABC से वो त्रिभुज पार लिए थे, यहाँ D और यहाँ E लिख दिए थे। तो ये क्या कहे थे कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह क्या होती है, दो उसके दो भुजाएं एक ही बिंदु में एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसमें एक ही अनुपात में दिया हुआ है शायद, और सिद्ध करके लाना है समांतर है कि नहीं।
तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आ जाए तो कहेंगे कि समांतर है, और बराबर नहीं है तो कहेंगे समांतर नहीं है। तो देखिए यानी हमको क्या आना चाहिए, पीई बटे ई क्यू करने पर बराबर आ जाना चाहिए पी एफ, अब एफ आर करने पर बराबर आ जाना चाहिए, यानी पीई बटे ई क्यू पी एफ और एफ आर करने पर बराबर आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो नहीं है, आया तो है 6/6.6, पीई है 6, ई क्यू है 6.6, पी एफ है 9 और एफ आर है 9.9। अब देखिए 6 से कटाइए 6 एकम 6, इसको कटाइए पॉइंट था, 6 से कटाइए 6 एकम 6, 6 एकम 6, इसको 9 से कटाइए 9 एकम 9 और 1.1। अब देखिए तो 1/1.1, 1/1.1 दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो जब बराबर भैया आ रहा है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो इस यानी ये दोनों ये वाला समांतर होगा, यानी ई एफ, ई एफ का होगा समांतर होगा क्यू आर के, कहा से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, चाहे थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ना प्रमेय 6.2 में, तो यानी आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 से। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें दे दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी, हमें पी क्यू समांतर बीसी दिया है। देखिए त्रिभुज एबीसी दे दिया है आपकी ए बी सी, इसमें दिया है का जी पी क्यू कने है, पी क्यू समांतर बीसी दिया है। पी क्यू जो है, पी क्यू वो ए बी सी के समांतर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना। ये सब क्वेश्चन कुछ होता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ये 8 दिया है, 4 दिया है, 3x दिया है, x+2 दिया है। ठीक है, थेल्स पर में थेल्स वाला लगाइए कि एपी, चूंकि यहाँ लिख लीजिए कि पीक्यू दिया है, समांतर दिया है, पीक्यू समांतर बीसी का दिया है, तो जब समांतर दिया है तो एपी यानी एपी बटे पीबी बराबर इसका अनुपात ई इसके बटा इसका, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आना चाहिए, यानी ए क्यू बटा में क्यू सी। चलिए ध्यान दीजिएगा, एपी एपी है कितना 8, पीबी पीबी कितना है 4, ए क्यू कितना है 3x, क्यूसी कितना है x+2। समझ में आ रहा है ना, इसको अभी बैठाए हैं। अब करेंगे हम तिरछा तिरछी गुणा, 8 का गुणा दोनों में करेंगे, तो 8 का गुणा दोनों में करेंगे, इधर कर देते हैं। 8 में x का गुणा करेंगे 8x, 8 में 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 4 में 3 का गुणा करेंगे 4 3 12x। अब देखिएगा 12x को इधर और 16 को इधर, तो 8x माइनस 12x, प्लस में था माइनस में, ये भी प्लस में है, इधर आके माइनस में, 12 में से 8 गया तो -4x बराबर -16, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 16/4, 4 चौके 16, x का मान आ गया 4। यही तक याद करना है, दूसरा थोड़े याद करना है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। एकदम ध्यान से समदूरस्थ वाला क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं आप लोग तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। किस अक्ष पर भैया कहा है, y अक्ष पर, y अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु आप लीजिए ना, कोई ऐसा बिंदु लीजिए कि बिंदुओं पहले दे दिया 6,5 और -4,3। अब कहिएगा कि कैसे हम जानेंगे कि इसको ऐसे लिखना है, तो देखिए ये भी बता देते हैं। बिंदुओं कहेगा तो किनारे किनारे, आप बिंदु कहेगा बीच में, कोई भी आप चैप्टर किताब उठा के देख लीजिए, किताब में आप लोग बनाए होंगे निर्देशांक ज्यामिति, अगर बिंदुओं कहेगा तो उसको किनारे किनारे रखेंगे, आप बिंदु कहेगा आप बीच में रखेंगे। जल्दी कोई बताता नहीं है, सीख लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो बिंदुओं कहा किनारे किनारे, बिंदु कहेगा आप किस अक्ष पर, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, याद रखिएगा। यहाँ से नोट करके लिख लीजिए, अगर नहीं लिखे हैं चाहे हमारे चैप्टर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति का, कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, x0 होता है।
और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। ठीक है, याद भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x अक्ष पर कहेगा भैया, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x होगा, y नहीं होगा, क्योंकि बिंदु होता है x और y। बिंदु क्या होता है, x y। तो x अक्ष पर कह दिया, तो x अक्ष पर जिस अक्ष पर कहेगा वो होगा, और y जैसे x अक्ष पर बोला है तो इसमें y के चर्चे नहीं किया है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y। इसमें y अक्ष पर कहा था, तो अब की x नहीं होगा, y होगा। x अक्ष पर कहेगा तो x होगा, y नहीं होगा, और y अक्ष पर कहेगा तो x नहीं होगा, y होगा। समझ में आया? तो इसमें y अक्ष पर कहा था, तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 और y होगा। इसको मिटा देना, अगर नोट नहीं किया है तो नोट करके कहीं लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। नहीं लिखिएगा तो आपका खराब नंबर आएगा। बाकी हम जहां तक हमको सजेशन करना है वहां तक तो हम करिए देंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोग के जितना हम पढ़ा रहे हैं उसमें से एकदम पक्का है कि उसी के आधार पर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका नाम ए धर दिए, इसका नाम बी धर दिए, इसका नाम सी धर दिए, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि y अक्ष पर, यहाँ लिख देते हैं लेट, चाहे ऐसे लिखते हैं, छोड़िए। p का निर्देशांक, p का निर्देशांक 0, y है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा था, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। एक इसमें शब्द आ गया समदूरस्थ। इसको, इसका मतलब समझ लीजिए, सम माने भैया बराबर होता है, दूर का मतलब दूरी, अस्त का मतलब स्थित, यानी कि समान दूरी पर स्थित हो। समान का मतलब बराबर, दूरी पर स्थित, समान, यानी जो y अक्ष है ना, p बिंदु जो है, y अक्ष पर जो निर्देशांक है, इस ई बिंदु से और ई बिंदु से एक समान दूरी पर है, यानी जितना यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो यानी कह सकते हैं कि दोनों बराबर होगा, यानी कि AP के बीच की दूरी, यानी AP के बीच की दूरी और PB के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी दोनों का होगा, बराबर होगा। AP के बीच की दूरी BP चाहे PB दोनों में से कोई कह सकते हैं, AP और PB दोनों का होगा, बराबर होगा। तो यानी AP हम बराबर लिख देंगे PB, ठीक है। लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, जिसको इंग्लिश में नहीं बुझा रहा तो वो हिंदी में लिखिएगा दूरी सूत्र से, ठीक। किसका प्रयोग कर रहे हैं, दूरी सूत्र का। ये AP बराबर PB काहे लिखे, क्योंकि इसका दूरी और इसका दूरी दोनों बराबर है, तो AP बराबर PB। अब बताइए दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है, ठीक। अगर अभी तक आप दूरी सूत्र नहीं पढ़े हैं तो आप लोग की जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग की दूरी सूत्र नहीं पढ़ाई हुआ तो कहाँ पढ़िएगा जी। इसमें से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन, और इसमें से एकदम फिक्स है कि आपको परीक्षा में देगा ही। तो किसके बीच की दूरी निकालना है, AP के बीच की दूरी। तो x2, देखिए x2 का काम करेगा, 0 काम करेगा। देखिए ये x1 का, x2 का, y1 का, y2 का, तो x2 और माइनस x1 यानी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का मान y और माइनस y1 का मान 5 होल स्क्वायर। समझ में आया? ये x1 का, x2 का, y1 का, y2 का। चलिए हो गया, ज्यादा बता दिए। आगे देखिए PB के बीच की दूरी है ना, तो PB है ना, तो इसमें x2 का काम कौन करेगा, अब ये x1 का काम करने लगेगा, ये x2 का, ये y1 का, ये y2 का। तो x2 क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का मान 3 माइनस y1 का मान y का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? दोनों दिन से पहले रूट हटाइए, तो दोनों दिन से हम क्या हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ, और जोड़े यहाँ बचेगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 4 में से 0 घटेगा तो माइनस 4 का होल स्क्वायर,
और जोड़ 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर अभी तक किन को याद है जी, किन को नहीं याद है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, इसको ए मान के चलते, इसको बी, इसको ए मान लिए, इसको बी। तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2 ए का मान वाई और बी का मान 5 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। 4 चौके 16 और जोड़, ये भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, ए का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर माइनस 2 2 होता है ए बी होता है, तो ए का मान 3 और बी का मान वाई और प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों दिन से कट जाएगा। अब देखिएगा 36 और माइनस 5 दूनी के 10 वाई और 5 पचे 25 बराबर 16, 3 तिया 9 और माइनस 3 दूनी के 6 वाई। ध्यान दीजिए 36 से माइनस 10 वाई को इधर ही छोड़ देते हैं, आई 6 वाई है ना प्लस में माइनस में, तो इधर ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस में। आई 16 है ना 16 और प्लस 9 है ना, 16 9 हो जाएगा 25, 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 को इधर ले आते हैं तो माइनस में 25, आई प्लस में 36 है तो माइनस में 36, 25 25 चल गया घर है। इधर देखिए, इधर शायद नहीं कैमरा में आ रहा होगा, चलिए 10 गुवाई में से 6 गुवाई गया तो माइनस 4 गुवाई बराबर माइनस 4 गुवाई बराबर माइनस में 36, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 36 बटा में 4, 4 9 36, y का मान क्या आ गया 9। तो यानी देखिए y का मान 9 है ना, हम क्या माने थे कि p का निर्देशांक 0 y माने थे, तो यानी 0 और 9, 0 और y का मान 9 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर एक क्वेश्चन आप लोग के देते हैं। ठीक है, आप लोग के जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा कि एक अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5 3 और 3 5 से समदूरस्थ है। अब की एक अक्ष पर है तो इसको आप लोग बना के आप लोग के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कितना आंसर आएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी को लेकर, अगली इसी का जितना बचा है उस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।